अगर आप रोज न्यूज देखते हैं तो शायद अब आपको हैरानी भी नहीं होती होगी। कराची में 3 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर मर्डर। सरगोदा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती। बस में सफर करती औरत को हिरास किया गया। घर में बीवी पर तशद्दुद, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और फिर सोशल मीडिया पर वही कमेंट्स कि इसे चौक में लटका दो, इसे जिंदा जला दो, इसे गोली मार दो। गुस्से में ये सब कहना बहुत आसान है और यकीनन जो लोग ऐसा जुर्म करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो हम बहुत कम पूछते हैं, आखिर हर कुछ अरसे बाद एक नया दरिंदा क्यों पैदा हो जाता है? अगर सिर्फ फांसी ही हल होती तो फिर हर साल नए मुजरिम कहां से आ रहे हैं? वो इंसान जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल होता है वो आखिर इतना बेरहम कैसे बन जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी जुर्म को जस्टिफाई करना नहीं है और ना ही ये कहना है कि बायोलॉजी किसी को मजबूर करती है। इंसान अपने एक्शंस का खुद जिम्मेदार है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इस माशरे की बुराई को समझना है। सबसे पहले ये फैक्ट समझिए कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में वायलेंट क्राइम्स की मेजोरिटी में मर्द होते हैं। होमिसाइड, गैंग वायलेंस, सेक्सुअल असोल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस, हर जगह परसेंटेज ज्यादातर मर्दों की होती है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक रिसर्च का रिपीटेडली ऑब्जर्व किया गया पैटर्न है। अब सवाल ये है कि क्या मर्द फितरतन ऐसा पैदा होता है या फिर सोसाइटी उसे ऐसा बना देती है? ये जवाब इतना सिंपल नहीं है। साइंस ये कहती है कि ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इंसान के बिहेवियर को शेप देते हैं। जीन्स भी, इन्वायरमेंट भी, परवरिश भी, कल्चर्स भी और जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस भी। अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जो लोग ऐसे वाकयात सुनने के बाद कहते हैं टेस्टोस्टेरोन ही सारी प्रॉब्लम है। टेस्टोस्टेरोन जस्ट एक हार्मोन है जो मर्दों में औरतों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। लेकिन क्या ये हार्मोन रेपिस्ट बनाता है? साइंस का जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर हेल्दी मर्द क्रिमिनल होता। हमारे ब्रेन में इम्पल्सिस होती हैं, लेकिन उसी के साथ हमें खुदा ने डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल जैसी पावर भी दी है। अब यही वो चीज है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है। एक और मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि मर्द अपनी बायोलॉजी के आगे मजबूर है। अब अगर ये बात सच होती तो हर अट्रैक्टिव औरत को देखने के बाद हर मर्द जुर्म करता, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिविलाइज्ड इंसान इम्पल्स और एक्शन में फर्क समझता है। हर फीलिंग को एक्शन बनाना जरूरी नहीं होता। अगर गुस्सा आए तो हर बार मुक्का नहीं मारा जाता। अगर लालच आए तो हर बार चोरी नहीं की जाती। इसी का नाम सेल्फ कंट्रोल है, इसी का नाम मैच्योरिटी है और इसी को हम कहते हैं कैरेक्टर। अब एक और डेंजरस चीज जो हमारे मुआशरे में है, विक्टिम ब्लेमिंग। जब भी कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है तो लोग फौरन पूछते हैं कपड़े कैसे पहने थे, रात को क्यों निकली थी, अकेली क्यों निकली थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि 3 साल की बच्ची ने क्या प्रोवोक किया, 7 साल की बच्ची ने क्या प्रोवोक किया, निकाब पहनी औरत ने क्या प्रोवोक किया। रिसर्चेस ये सजेस्ट करती हैं कि सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ सेक्सुअल डिजायर का मसला नहीं होता। बहुत से केसेस में ये पावर, कंट्रोल और डोमिनेशन का मसला होता है। यानी मुजरिम सिर्फ अपनी हवस सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, बल्कि वो किसी दूसरे इंसान पर अपनी पावर इम्पोज कर रहा होता है। इसीलिए सेक्सुअल वायलेंस हर एज, हर क्लास और हर तरह के कपड़ों में विक्टिम के साथ होती है। यहाँ सबसे डेंजरस बात यह है कि हर क्रिमिनल पैदा नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। जब बचपन से उसे सिखाया जाए कि औरत कमतर है, जब बाप को माँ पर तशद्दुद करते देखे, जब उसे बताया जाए कि मर्द की इज्जत वायलेंस से बनती है, जब उसे हर रिजेक्शन बेइज्जती लगे और जब सोसाइटी उसके गुस्से को मर्दानगी का नाम दे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान के अंदर वो अंधेरा पैदा हो जाता है जो आगे चलकर एक जुर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। जब भी हम बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जुर्म जस्टिफाई हो गया। बायोलॉजी टेंडेंसी दे सकती है, लेकिन डिसीजन इंसान खुद लेता है। इसीलिए एक ही सोसाइटी में लाखों मर्द अपनी पूरी उम्र किसी को हरास नहीं करते, किसी पर तशद्दुद नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यही सेम चीजें करते हैं जो लोग अपनी इम्पल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो असल फर्क बायोलॉजी का नहीं है, कैरेक्टर का है, सेल्फ कंट्रोल का है और उस सोसाइटी का है जो इस इंसान को शेप करती है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ऐसे इंसान को शेप करने में सबसे पहला फैक्टर होता है उसका चाइल्डहुड एनवायरनमेंट। अगर एक बच्चा बचपन से अपने घर में वायलेंस देखे, बाप माँ को मारता है, बहनों को दबा कर रखा जाता है और घर के हर मसले का हल गाली, धमकी या मारना है, उसको लगता है कि पावर का मतलब ही किसी को कंट्रोल करना है। और फिर जब ऐसे इन्वायरमेंट के साथ सोशल टॉक्सिक बिलीफ्स भी मिल जाएं तो मसला और गहरा हो जाता है। बचपन से जवानी तक मर्द को क्या सिखाया जाता है कि मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द की बात फाइनल होती है, औरत को कंट्रोल में रखना चाहिए, बीवी ज्यादा बोले तो उसे सीधा कर देना चाहिए, या फिर ना सुनना मर्द की तौहीन है। सोचें अगर एक मर्द 20 साल तक यही बिलीफ्स को सुनता रहे तो उसके दिमाग में रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होगी, रिस्पेक्ट या फिर ओनरशिप। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, इंटाइटलमेंट, यानी मुझे लगता है कि मुझे ये हक है और मुझे रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कंपटीशन इन मैन एंड टेंडेंसी टू टेक रिस्क। हेल्थी सोसाइटीज इसी एनर्जी को स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं, मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल, रेसलिंग, एथलेटिक्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स। मगर अनहेल्दी
अनहेल्दी सोसाइटीज में यही एनर्जी अग्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस में चेंज हो जाती है या फिर सेक्सुअल क्राइम्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एक और बुराई जो हमारे मुआशरे की जड़ बनती जा रही है वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये लफ्ज़ सुनने में शायद मुश्किल लगे लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है कि एक इंसान को इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी चीज की तरह देखना, एक ऑब्जेक्ट, एक पोजेशन या एक रिवार्ड। अक्सर आपने सुना होगा गाड़ी, घर, पैसा और औरत, ये चारों एक ही लिस्ट में क्यों आते हैं? कभी आपने ये सोचा? क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर औरत को भी ओनरशिप वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जब किसी इंसान को इंसान नहीं ऑब्जेक्ट समझा जाता है तो उसकी फीलिंग्स, उसकी मर्जी और उसकी डिग्निटी सब सेकेंडरी हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। क्या हर क्राइम के बाद सख्त सजा देना काफ़ी है या फिर हमें उस सिस्टम को बदलना होगा जो ऐसे मुजरिम पैदा करता है? हकीकत यह है कि सजा ज़रूरी है लेकिन सिर्फ सजा काफ़ी नहीं है। अगर हर साल नए क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल्स में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में भी है। सबसे पहला काम है फैमिली का। एक बच्चा वो नहीं सीखता जो उसे बोलकर सिखाया जाता है, बल्कि जो वो देखता है वो ज्यादा सीखता है। अगर बाप माँ को इज्जत देता है, घर के फैसले मशवरे से होते हैं और बहन भाइयों को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है, तो बच्चा नेचुरली ये सीखेगा कि औरत कोई कमतर मखलूक नहीं है। पेरेंटिंग सिर्फ रोटी, कपड़ा और तालीम देने का नाम नहीं है बल्कि बच्चे का कैरेक्टर डेवलप करना भी पेरेंटिंग का हिस्सा है। दूसरी जिम्मेदारी स्कूल्स और कॉलेजेस की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट नहीं है। ये वो लर्निंग्स हैं जो किसी भी सोसाइटी को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाती हैं। तीसरी जिम्मेदारी है मीडिया की। हमारी अक्सर फिल्म्स और ड्रामाज में ऑब्सेसिव बिहेवियर को मोहब्बत बनाकर दिखाया जाता है। हीरो हीरोइन से बार बार रिजेक्ट होता है लेकिन आखिर में वही हीरोइन उससे मोहब्बत कर बैठती है। ये चीजें जब बार बार स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं तो लोगों के कैरेक्टर डेवलप होते हैं और बिलीफ्स चेंज होते हैं। हमें एंटरटेनमेंट और रियलिटी में फर्क समझना होगा। एक सिविलाइज्ड इंसान और एक क्रिमिनल में सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस नहीं होता, स्ट्रेंथ भी नहीं होता, फर्क होता है सेल्फ कंट्रोल। इसीलिए अगर हम वाकई ही एक बेहतर सोसाइटी बनना चाहते हैं तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगाने से काम नहीं चलेगा। सख्त सजाएं भी काफी नहीं होंगी। हमें बचपन से ही ऐसे मर्द तैयार करने होंगे जो अपनी ताकत को जिम्मेदारी समझे, जो मस्कुलिनिटी को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करे, ना कि डोमिनेशन के लिए। यही वो तब्दीली है जो हमें आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं हूँ साबू और यह है साबू स्पीक्स।